गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं का जो हमारा अध्याय 6वां चल रहा था वंशानुगत का वंशानुगत एवं आणविक आधार, जो हम वंशानुगत के आधार पर पढ़ रहे थे जेनेटिक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, जो हमारे वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। तो डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, यह दो कुंडली होता है। इसकी जो आपने देखा होगा कभी कभार किताब के ऊपर फर्स्ट पेज पर जो एक रचना आपको दिखाई देती है, जो वो आपके डीएनए की है। आपने कभी और भी पिक्चरों वगैरह देखा होगा डीएनए के बारे में, या कोई साइंटिस्ट वगैरह या प्रयोगशालाओं में चित्र वगैरह, तो जो संरचना होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका था आपका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसके बारे में यह क्या है, वास्तविक में क्या है, जिनका नाम ही बाद में रख दिया गया कि आपका डीएनए, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को स्थानांतरण करता है उसे डीएनए नाम दिया गया। कारण क्या होता है, इस शॉर्ट फॉर्म में वास्तविक नाम इसका क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यानी जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है यही उत्तरदायी होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुणों को स्थानांतरित करने के लिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएनए। तो न्यूक्लियर ऑटोआइड एल्को का बना होता है, बहुलक होता है। यह सभी पादप जंतु एवं पूर्ण केंद्रीय कोशिका तथा अनेक विषाणुओं में पाया जाता है। यह अधिकतर हर जीव में पाया जाता है, अधिकतर कुछ में नहीं पाया जाता है। तो ये कौन कौन से जीव में पाया जाता है, जिसमें पूर्व केंद्रीय कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय में भी पाया जाता है, विषाणुओं में भी पाया जाता है, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में भी पाया जाता है। डीएनए का केवल एक ही वृहत अणु पाया जाता है जो प्रोटीन से संबंधित नहीं होता। इसका जो एक वृहत अणु होता है जो प्रोटीन से संबंधित नहीं होता, जबकि सुकेंद्रीय यानी पूर्ण केंद्र विकसित होता है। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में यह प्रोटीन के साथ ठीक है संबंधित होकर न्यूक्लियर प्रोटीन का निर्माण करता है, और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में डीएनए मुख्यतः गुणसूत्र में पाया जाता है। और इनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है मुख्यतः गुणसूत्रों में पाया जाता है, परंतु इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवों में पाई जाती है। और इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और हरित माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी ग्रंथि होती है। देखिए इसके बाद आपका डीएनए निम्नतः 3 रासायनिक घटकों का बना होता है। पहला शर्करा, ठीक है, यानी शुगर। डीएनए में जो पेंटोस यानी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज होते हैं, वो काय के होते हैं, आपके शर्करा के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज। दूसरा आपका फास्फोरसम, ठीक है, फास्फोरसम अर्थात फास्फोरस जो आपका इसका सूत्र होता है H3PO4, जो आपका क्या होता है फास्फोरसम, जो डीएनए में पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार, यानी सर्वप्रथम फिशर ने इस कारकों की खोज की। जो फिशर था वैज्ञानिक था, उसने पता लगाया कि डीएनए में ठीक है नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। मुख्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन क्षारक और पेरिमेडिक क्षारक, ये दोनों प्रकार के होते हैं। प्यूरिन क्षारक क्या होता है, ये 2 बलों वाले नाइट्रोजन क्षारक है जिसमें 6 सदस्यीय पैरामेडिक बलय पाए जाते हैं, यानी इनकी रचना है 6 सदस्य होती है एक बलय, ठीक है। बलयों में जो होते हैं 6 सदस्य होती है, यानी 6 सदस्य होते हैं के 4-5 स्थानों पर 5 जो स्थायी इसमें होते हैं वो एमिडजोल बलय लगी रहती हैं। यानी प्यूरिन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और दूसरा होता है आपका गुआनिन। यानी एडेनिन क्षार जो आपका प्यूरिन क्षार है 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। ध्यान रखना, क्षार यानी नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन क्षार और पैरामेडिक क्षार। और जो प्यूरिन क्षार है वो भी 2 भागों में बटा रहता है, एडेनिन गुआनिन। किस आधार पर बटा रहता है, इनकी संरचना के आधार पर। कैसी संरचना, ये 2 बलय है, यानी इनकी संरचना बलय यानी जो आकृति होती है आप देख सकते हैं, आकृति बलय के आकार में रिंग हम कह सकते हैं। तो इसमें 2 होती हैं, ठीक है, 2 बलय नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और ये दोनों ही बलय में पैरामिड यानी जो आकृति होती है आप देख सकते हैं, पैरामिड छोटी छोटी हम देख सकते हैं, एक गुंबद के टाइप के होते हैं। तो 6 पैरामिड होते हैं, और कभी कभार इनमें 4 और 5वां जो स्थान रहता है उसमें उसके स्थायी एमिजोल रहते हैं, और ये स्थायी एमिजोल क्या बलय रहती हैं। और जो प्यूरिन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन।
इसके बाद पैरामिडिन क्षारक होते हैं। ये केवल वलय वाले नाइट्रोजनी क्षारीय होते हैं, जिसमें 6 सदस्यीय बेंजीन वलय पाए जाती हैं। इसमें 6 सदस्यीय बेंजीन वलय पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी पाए जाते हैं। पैरामिडिन क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। जो साइटोसिन और थायमिन होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? पैरामिडिन क्षार। तो जो हो गया इनके डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना काय से होती है? ध्यान रखना, शर्करा, फास्फोरस, नाइट्रोजनी के क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक भी 2 भागों का में मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्यूरिन क्षारक और पैरामिडिन क्षारक। प्यूरिन क्षारक, पैरामिडिन क्षारक के दो भागों में बटे होते हैं, एक एडेनिन गवानिन, दूसरा आपका साइटोसिन और थायमिन। इस प्रकार जे भी अपने दो, सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड। देखिए न्यूक्लियोसाइड यानी डीएनए में पाए जाने वाला क्षारक यानी पेंटो शर्करा के साथ संलग्न होकर, पेंटो शर्करा के साथ संलग्न होकर कौन सा आपका न्यूक्लियक, ठीक है, न्यूक्लियक से संलग्न हो क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। और चूंकि डीएनए में पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है, जो डीएनए में जो रहता है हमारा जो शर्करा होता है वो कौन सा होता है? पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज होता है। अतः इससे बनने न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड यानी डीऑक्सीराइबो शर्करा का जो C1 यानी प्यूरिन का फर्स्ट वाला C1 यानी आपका एडेनिन क्षारक जो N9 पैरामिड क्षारक से N3 से संबंध होता है। और डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसे हम डीऑक्सी नोनोसिड और आपका दूसरा है डीऑक्सी, दूसरा आपका डीऑक्सी ऑर्गेनिसिन और तीसरा डीऑक्सी साइटोसिन और चौथा डीऑक्सी थाइमोडिन प्रकार के शर्कराओं का निर्माण। चूंकि कोशिकाओं में थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, कोशिकाओं में जो थायमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में ही पाया जाता है, अतः शेष 3 आरएनए में भी पाए जाते हैं। शेष 3 कौन कौन से? आपके डीऑक्सीसाइनोसिन और डीऑक्सीसाइटोसिन और आपका डीऑक्सी, ठीक है, एडिनोसिन। ये तीनों आरएनए में पाया, पर थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड शर्करा कौन से? जो आपका C5 और C3 से एक फास्फोरस अम्ल के अणु मिलकर क्या करेंगे? जुड़ने से न्यूक्लियर बनते हैं और सामान्यतः डीएनए संश्लेषण में भाग लेते हैं। और डीएनए संश्लेषण में जो भाग होता है यानी डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का पूरा इसका निर्माण होता है, तो भाग लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरस समूह शर्करा C5 से जुड़ते हैं, तो शर्करा का जो कार्बन का जो अणु जो C5 होता है उससे जुड़ने पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये विभिन्न भागों में बटा होता है आपका डीऑक्सी डीनाइलिक अम्ल यानी दूसरा आपका डीऑक्सी अनुनाइलिक अम्ल और तीसरा डीऑक्सी डीलाइलिक अम्ल और थाइमेडियम अम्ल। इस प्रकार से यह 4 भागों में विभक्त होता है न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद है आपका जो डीएनए में अणु पाए जाने वाले विभिन्न नाइट्रोजनिक क्षारक और नाइट्रोजनिक न्यूक्लियर अम्ल। देखिए इसके बारे में जो समूह होता है इसमें डीएनए का, यह समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शर्करा C3 संलयन OS समूह की अभिक्रिया होती है, यानी जो क्रिया होती है इसमें शर्करा की, जो शर्करा का तीसरा अणु यानी C3OS के समूह से अभिक्रिया होती है और जिससे एक अणु का निर्माण होता है। अणु जल इससे जल निकलता है और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं और जल निकलने पर जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में क्रिया करके जुड़ जाते हैं। इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी फास्फेट का एक अणु शर्करा के 2 अणुओं से को फास्फेटाइड्स बंध में जोड़ देता है और दोनों जी क्या करते हैं, 2 निकटवर्ती शर्करा यानी OS समूहों के माध्यम से फास्फेट समूह सेतु का कार्य करता है। इसे शर्करा फास्फेट रज्जु कहते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक छोर पर शर्करा का C5 तथा दूसरे छोर पर शर्करा का C3 स्वतंत्र होता है, अतः इन छोरों को क्रमशः 5 और 3 कहा जाता है। यानी जो शर्करा का तीसरा और 5वां अणु आपके न्यूक्लियोटाइड से क्रिया करता है, इसलिए इन्हें 5 और 3 में गिना जाता है, C5 और C3। इसी प्रकार आपके
चाराग्राफ नियम। देखिए इसमें एक नियम है, इसी के आधार पर न्यूक्लियोटाइड का जिसे नाम दिया गया है चाराग्राफ नियम। इसमें क्या है, जे चाराग्राफ एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, पूरा नाम था आपका एरविन चाराग्राफ, उसके नाम पर रखा गया था। इन्होंने क्या किया था, 1949 में डीएनए के रासायनिक विश्लेषण दिया था। इन्होंने अपने विश्लेषण में क्या कहा था, इन्होंने विश्लेषण में बोला था, ज्ञात किया था इन्होंने कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है कि डीएनए क्षारकों के संदर्भ में कुछ नियमों का पालन करते हुए चाराग्राफ ने नियम दिया था। इस नियम में उन्होंने लिखा था कि डीएनए प्यूरिन क्षारकों के कुल मात्र पैरामिड क्षारकों के कुल मात्र के बराबर होते हैं। यानी डीएनए के जो क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके जो प्यूरिन क्षारक हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, जो प्यूरिन क्षारक होता है, प्यूरिन क्षारक की कुल जो मात्रा होती है पैरामिड में, उनकी जो कुल मात्रा के बराबर होते हैं। यानी हम इसे देख सकते हैं A प्लस जी, ठीक है, A प्लस जी बराबर C प्लस T, दोनों बराबर रहते हैं। डीएनए में A की मात्रा T की मात्रा के बराबर होती है और G की मात्रा C की मात्रा के बराबर होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं A बराबर T और G बराबर C। जो आपके जो हार्मोन है उसको दर्शाते हैं आपके। इसके बाद देखिए डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल, जो डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल है किस प्रकार से, इसे मॉरिस H.F. बिल्किस तथा रोजेल्ड E. फ्रैंकल ने ये नियम दिया था। कब दिया था, इन्होंने यह नियम सबसे पहले 1953 में दिया था। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए वो एक रवेदार संरचना है। उन्होंने एक्स किरण यानी विवर्तन के माध्यम से यह ज्ञात किया कि डीएनए एक रवेदार संरचना है। रवेदार यानी वो एक कण, सूक्ष्म कण के बारे में जानकारी दी कि जो डीएनए सूक्ष्म एक कण के रूप में है, ठीक है। इन्होंने तकनीक द्वारा ज्ञात किया और चित्र की सहायता से इसे प्रदर्शित किया। जो चित्र आप देख सकते हैं अपने पेज में, जो आपका 205 नंबर पुस्तक में देखा उसमें दिया है जो चित्र डीएनए का, तो उसके माध्यम से इन्होंने डीएनए के चित्रों को दर्शाया था। इसमें इन्होंने क्या दर्शाया था, डीएनए दो समांतर श्रृंखलाओं का बना होता है और दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जो आपके बुक के फर्स्ट पेज पे आपको रचना दिखाई देगी। डीएनए अणु जिनका व्यास होता है, ठीक है, इनका व्यास 20 एंगल होता है तथा कुंडली संरचना एक चक्कर है। यानी इनकी जो संरचना होती है कुंडली के समान होती है जो 34 म्यू होती है और इनका डीएनए अणु की लंबाई में परस्पर दोनों सोपानों यानी दोनों के बीच की दूरी के मध्य आपका 3.4 म्यू की दूरी होती है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर 1953 में इन्होंने निष्कर्ष निकाले। उन्होंने निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने पाया कि द्विकुंडलीय प्रतिरूप में प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिरूप में मुख्यतः विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित। ये विशेषताएं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द्विकुंडलीय संरचना के बारे में जो बताया है इसकी विशेषताएं रह गई हैं। बाकी मैंने आपको समझा दिया डीएनए की संरचना द्विकुंडलीय क्या है और द्विकुंडलीय की विशेषताओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी आपको समस्याएं हो विद्यालय में आके आप जानकारी ले सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। धन्यवाद।